18 दिसंबर शादी हुई थी मेरी आज। और मैं दिल्ली से अपने पति के साथ आज ही की सुबह उत्तराखंड में आए, इसी घर में, इसी बिस्तर में जहाँ पे अभी तुम बैठे हो। ये मत समझो कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी ना, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़ गया यहाँ पे तड़पने के लिए। और मेरा पति, उसने मुझे मार डाला। जिससे मैं प्यार करती थी और जिससे मुझे धोखा मिला, उसका नाम राजेश था। और तुम्हारा नाम भी तो राजेश है ना, राजेश? ओके, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कभी अगर यहाँ वहाँ अपने घर को छोड़कर जाती हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है। और ये सब कहानियाँ सुनने और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं बाहर में जाके आराम से सुकून की नींद तक नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, ये आज की कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलेना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में दी वाइल्ड वुमेन। यहाँ पे आप ऐसी कहानियाँ सुन पाएंगे जो अनुभव मुझे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भेजते हैं। मेरे पिताजी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरे इस चैनल में। एंड मैं सच्ची घटनाओं को कहानी के फॉर्म में आप सब लोगों के सामने पेश करती हूँ। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो एक दो कहानियाँ सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप इस कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा। तो इससे मुझे बहुत बहुत उत्साह मिलता है कि मैं और ऐसी कहानियाँ ला पाऊँ। अंत में और एक बात है, अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एनीवेज, चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की कहानी जो है वो मुझे भेजी है राजेश कुमार पुरोहित जी ने। और ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो महज 21 साल के थे, बहुत छोटे थे तब उनके साथ घटी थी। ये घटना उनके साथ उत्तराखंड में घटी थी, जहाँ पे वो एक रेंट हाउस में रहे थे। और एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनको वो रेंट हाउस और उत्तराखंड और उनकी जो जॉब थी वो छोड़कर वापस अपने घर जाना पड़ा। फ़िलहाल तो उस घटना को बीते हुए बहुत बहुत साल हो गए, लेकिन उनकी ये जो एक्सपीरियंस है उनके साथ, ये अभी भी उनके साथ बरकरार है। तो आइए सुनते हैं राजेश कुमार पुरोहित जी की कहानी कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था उस रेंट हाउस में। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उत्तराखंड में पोस्टेड थे। उनकी उम्र तब करीबन 21 साल की थी। बहुत अच्छा जॉब था उनके पास। तो लेकिन वो ऐसा लिखते हैं कि 18 अक्टूबर को वो एक डायरी में एंट्री करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और बचूंगा नहीं। स्ट्रेंज, राइट? मुझे भी सुनकर बहुत स्ट्रेंज लगा कि इतना बोल्ड एंट्री आखिर एक इतना छोटा सा, मतलब 21 साल क्या आयु होती है, एक इंसान कुछ ऐसा एंट्री कर बैठता है जो कि बहुत बहुत बोल्ड हो। हाँ, इसके बाद अगर आप कारण सुनेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो जिस कमरे में सोते हैं रात को, उनके सर के सिरहाने में कोई आकर बैठता है और उनके बालों को ऐसे सहलाता है। और जब वो ये सब चीज़ों को महसूस करते हैं और जब वो उठते हैं, आँख खोलकर इधर उधर देखते हैं, तो कमरा बिल्कुल अंधेरा होता था। कमरे में
एक बूंद रोशनी की नहीं होती थी वहाँ पे। आप मानो आपको लाइट दिखेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। लाइट तो नज़र नहीं आता है उनके उस बेडरूम में, लेकिन जो उनका जो सिटिंग रूम या फिर जो आप हॉलवे कह सकते हैं, हॉलवे में जहाँ पे उनका टीवी लगा हुआ था, वो टीवी पता नहीं क्यों एकदम से चलता रहता है और टीवी में अजीब व गरीब चीज़ें चलती रहती है। इस चीज़ के बारे में तब तक राजेश जी को कभी पता नहीं चला। तो एक शाम को जब वो टीवी देख रहे थे, ठीक है, वो टीवी देख रहे थे, उस दिन ऑफिस नहीं था उनका, तो एकदम से उनकी ना मतलब आग लग गई और बिजली भी चली गई थी, तो उनकी आग लग गई। तब हमारे अभी के वक्त में जैसा इन्वर्टर वगैरह होता था, तब वहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं मौजूद थी। तो जब उनकी आग लग गई तो करीबन आधा एक घंटे के बाद जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी टीवी के सामने सोफे पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब उन्होंने टीवी के वहाँ पे अपने प्रतिबिंब को देखा ना, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके प्रतिबिंब के सामने में एक ऐसा और एक प्रतिबिंब है जो मानो कि एक औरत की हो और वो औरत उनके ठीक बाजू में बैठी हुई हो। अजीब है, राइट? खैर, जब वो अपने बाजू में देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन वापस वो टीवी स्क्रीन में देखते हैं तो वापस में उनको अपने प्रतिबिंब के सामने में और एक प्रतिबिंब नज़र आती है जो कि मानो एक औरत की हो और वो एकदम राजेश जी के साथ मतलब ऐसे सटक के बैठी हुई हो, राइट। लेकिन ये चीज़ जब राजेश जी ने देखा तो उनको इतना डर लगा कि वो मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे उस वक्त, और उनको ये समझ में आ नहीं रहा था कि अभी वो आखिर रिएक्ट कैसे करें। अब क्या होता है कि उनको तो अभी डर लग गया, ठीक है। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या रिएक्ट करे। अब उनके बस दिमाग में ऐसा ही था कि अभी उनको वहाँ से उठकर दरवाज़ा खोलकर निकल जाना चाहिए, और उन्होंने किया भी ऐसा, मतलब करने की कोशिश की। जब वो उठकर दरवाज़ा खोलने गए तो उनके पीठ में मानो किसी ने इतना ज़ोर से मारा हो कि वो वहाँ पे बेहोश हो गए, और उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था, वो बस वहाँ पे गिर गए। और इसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वो घर के बाहर ऐसे गिरे पड़े थे, इसलिए उन लोगों ने राजेश जी को हॉस्पिटल लिया, एडमिट किया वहाँ पे। अभी राजेश जी को बहुत एक बुरा जख्म लगा है, वो भी पीठ में। लेकिन अजीब व गरीब बात ये है कि जख्म ऐसा है कि मानो किसी ने उनको नोच दिया हो, और नोचने के कारण उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह गया था। अब बात ये आती है कि आखिर उनको नोचा किसने था, क्योंकि वो तो अकेले रहते हैं, और आखिर नोचने से क्या इतना खून बह जाता है कि मानो वो बेहोश ही हो जाए। लेकिन राजेश जी को ये पूरी याद था कि उनको किसी ने पीछे में थप्पड़ जैसा कुछ मारा था, बहुत बड़ा हाथ था, और उस थप्पड़ के कारण, उस दर्द के कारण वो वहाँ पे गिर गए थे। और उनको ये भी याद था कि ये जितनी भी घटनाएं थी वो घर के अंदर हुई थी, घर के बाहर नहीं। अब और एक बुरी चीज़ ये हो रही थी कि हर जगह में राजेश जी को बस वही औरत नज़र आती है, खिड़की के बाहर लटकती हुई। जहाँ पे वो सो रहे हैं उसके ऊपर में जो फैन है, वो फैन के पंखे में उनको वही प्रतिबिंब, वही औरत की प्रतिबिंब नज़र आती है। जहाँ पे वो लेटे हुए थे बिस्तर में, उस बिस्तर के जहाँ पे वो पैर रख रहे हैं ना, जिस साइड में, वहाँ पे वो औरत बैठी हुई है। रात को वो देखते हैं कि जो नर्स आ रही है, नर्स के पीछे पीछे वो औरत करीबन लंगड़ाती हुई आ रही है।
उनको ये सब चीज़ें देखकर बहुत डर लगता है और वो हर एक लोगों को ये सब चीज़ें कहने की कोशिश करते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अक्सर उनके बातों के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं। वो बस इतना कहते हैं कि आप यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, इसी के कारण शायद आपके साथ ये सब हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप आपके घर से किसी को बुला ले आइए या फिर आप शादी कर लीजिए। ये कोई हल तो नहीं हुआ ना कि शादी कर लीजिए या फिर किसी को बुला लीजिए। घर पे आखिर राजेश जी के मम्मी और पापा ही तो थे। वो एक लौते इंसान थे जिनको अपने घर भी देखने होते थे, अपने घर की जितनी ज़रूरतें थी ये सब भी पूरी करनी होती थी। और यहाँ पे वो अपने मम्मी पापा को लाकर एडजस्ट तो नहीं कर सकेंगे ना, सब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। राजेश जी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और वक्त हुआ ही आखिर कितना था, बस 2-3 हफ्ता शायद। अगले दिन जब उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, वो घर के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं था उस घर में, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। वो घर के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन जब वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने अपना दरवाज़ा लगा दिया तो मानो कि घर के मेन डोर में एक आवाज़ गूंजती है। जब वो मेन डोर में जाकर देखते हैं ना कि आखिर ये क्या आवाज़ है, वो ही आवाज़ घर में जितनी भी खिड़कियाँ थी, हर एक खिड़की में वही आवाज़ सुनने को मिल रही थी राजेश जी को। आप इमेजिन कीजिए, आप एक बार आँख बंद कीजिए और आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आप एक ही आवाज़ को एक ही वक्त में आपके घर में जितने भी खिड़की है, दरवाजे हैं, हर एक खिड़की दरवाजे में आपको वही आवाज़ मिलता है, वही एक स्वर मिलता है, वही एक बात मिलती है, तो आपको कैसा लगेगा? आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और इसके बाद शुरू होती है मानो किसी कुछ चीज़ें गिर रही हो ऊपर से। जब राजेश जी अपने खिड़की में जो हमारे यहाँ पे जो कर्टन्स लगे होते हैं, वो वैसे कर्टन्स को वो थोड़ा सा हटाते हैं और देखते हैं कि बाहर में बहुत सारी पंछियाँ। और कौन सी पंछियाँ? कौवे। बहुत सारे कौवे उनके घर के जो सराउंडिंग थे वहाँ पे मर रहे थे, गिर गिर के मर रहे थे, मानो कि कोई उनको मार रहा हो जानबूझ के। राजेश जी को अब भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने आप को रोक कर रखे, वो डरना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके पास और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। वो आखिर क्या करते? अकेले रह रहे थे, एक ऐसी जगह में थे जहाँ पे उनको गए हुए बस 2-3 हफ्ते ही हुए थे और उनके साथ ये सब घटना। वो अपने बेडरूम में गए, उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उन्होंने ये सब जितनी भी जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है, ये सब चीज़ों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने क्यों लिखना शुरू किया? क्योंकि उनके हिसाब से जब वो लिखते हैं तो उनके मन को शांति मिलती है, उनको आइडियाज़ मिलता है कि आखिर वो अभी आगे और क्या करे, क्योंकि लोगों को उनके बातों के ऊपर भरोसा हो नहीं रहा था और वो यहाँ पे डर के मारे रह नहीं पा रहे थे। तो आखिर वो करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ? तब तो होटल्स ये सब वगैरह भी इतने मौजूद नहीं थे, और अगर थे भी तो राजेश जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो होटल में जाकर रुक जाए। उस दिन वो ऑफिस जाते हैं और जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं तो लोग उनको बहुत अजीब व गरीब लुक्स दे रहे थे, जो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस ख़त्म किया उन्होंने, वो वापस लौट रहे थे, शाम हो चुकी थी, उनके घर को वो वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको एक बूढ़ी सी औरत मिलती है और वो औरत राजेश जी को बस इतना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो आज जाग गई है, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से हंसते हुए निकल तो जाती है, लेकिन रह जाता है राजेश जी के मन में बहुत सारा डर और खौफ कि वो आखिर आज रात यहाँ रुकेंगे कैसे। उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं जैसे तैसे करके आज रात बिता लेता हूँ, मैं कल को अपने घर के लिए निकल जाऊँगा और मैं यहाँ पे दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊँगा।
वो अपने घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपना सारा सामान बांधा, उन्होंने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन डर उनको इतना ज़्यादा लग रहा था कि मानो खाने का स्वाद नहीं आ रहा था उन्हें। जब वो दरवाजे से निकल रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी हो, लेकिन बाहर में कोई नहीं था। और ये बात उनको इसलिए पता चली क्योंकि उनके दरवाजे के ठीक सामने में एक बहुत छोटा सा खिड़की था और वो ग्लास का बना हुआ था, तो अंदर से जो बाहर में हो रहा है वो नज़र आता है। उन्होंने उस खिड़की से जब नज़र घुमाई तो देखा वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन दरवाज़ा बाहर से किसी ने लगा दिया हो क्योंकि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये देखकर उनको और डर लगा क्योंकि अब तो वो यहाँ से निकल भी नहीं सकते। और तभी जो उनके घर में जो लाइट्स थी वो सारी लाइट्स एक ही बार में जल बुझ कर रही थी, फ्लिकरिंग हो रही थी लाइट्स की। और तब उनके हाथों से मानो किसी ने उनकी जो अटैची है वो छीन ली हो और उनको एक इतना ज़ोर से धक्का दिया गया कि वो एक ही धक्के में उनके बेडरूम के सामने में, ठीक सामने में जाकर गिर जाते हैं। और जब वो ऐसे नज़र उठा के देखते हैं ना तो वो ये देखते हैं कि एक औरत बहुत सच धज कर उनके बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है और उनको बुला रही है। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत बुरा फंस चुका हूं यहाँ पे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। घर कुछ ऐसे जगह पे सिचुएटेड था कि वो अगर चिल्लाए भी तो किसी को सुनाई नहीं देगा। और अब वो चिल्ला के भी शायद उनको लग रहा है कि वो अगर अब चिल्लाते भी है तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आज उनका मरना तय है। और जब वो उठे तब वो औरत यही शब्द दोहराती है कि तुम्हारा नाम भी तो राजेश है ना, राजेश। उस औरत ने बस इतना कहा ही था कि राजेश जी वहाँ पर गिर पड़े बेहोश होकर। और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को ट्रेन में पाया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने आप को ट्रेन में पाया। वो ऊपर के जो जहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जैसे कि नीचे में और बीच में और ऊपर वाले में, वो उस ऊपर के वहाँ पे वो सो रहे थे। उनकी अटैची उनके साथ ही थी और उनकी डायरी जिसमें वो हर चीज़ एंट्री किया करते थे वो डायरी भी उनके साथ थी। और उन्होंने बस मुझे इतना बताया कि उस डायरी के आखिरी पन्ने में ये एंट्री किया हुआ था कि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम वापस आते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं राजेश। वो दिन था और आज का दिन। राजेश जी कभी भी उत्तराखंड नहीं गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने वो जगह छोड़ दी जो इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी देखने में, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो वहाँ पे रहेंगे और नौकरी करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। तो ये थी राजेश जी की कहानी। राजेश पुरोहित जी, थैंक यू सो मच मुझे ऐसी कहानी भेजने के लिए। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। देखिए मेरी YouTube की जो ये फैमिली जो है ये काफ़ी छोटी है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग मेरे कहानी को देखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैं यहाँ पे ऐसी ही सच्ची घटनाओं की एक प्लेलिस्ट अटैच कर दूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त है, आप सुनना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।